ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਰੱਖੇ ਹੈ। टीवी स्टेज फिल्म में काम किया, बहुत मशहूर हुए हैं। खबरनाक एक ऐसा प्रोग्राम है मेरी ज़िंदगी में। मैंने तकरीबन कोई 150-200 करैक्टर्स मुख्तलिफ गेटअप्स वहाँ करने का मौका मिला। रूबी अनम ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बुशरा जी के बारे में वो बड़ी वायरल भी हो रही है और उसमें एक दूसरे को बुरा भला भी कर। आर्टिस्ट को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। अगर मैं खुद में कोई कमी महसूस करता हूँ, मैं गा नहीं सकता, तो जब मैं गुनगुनाया अकेले में तो मुझे अपनी आवाज़ अपने कानों को इतनी बुरी लगी कि मैंने शीशे में खुद को शट अप कॉल दी। सच बोलने के लिए सच्चा होना ज़रूरी है। सिर्फ इस बात पे अगर हमें यकीन आ जाए, एक जुमले में ये मुल्क क्या पूरी दुनिया और हर मसाइल हल हो सकते कि अल्लाह पाक हर वक्त मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आसान नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरार रज़वी। प्रोग्राम कॉफ़ी विद चेरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरे मेहमान हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। टीवी, स्टेज और फिल्म तीनों पे उनका फ़नी सफ़र जो है आज तक कामयाबी से जारी है और वो पाकिस्तान के उन आर्टिस्टों में है जो जिन्होंने मुख्तलिफ़ चैनलों पर कम से कम 150 या 200 के करीब गेटअप किए हैं और ख़ासकर आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्रामों में, नईम बुखारी साहब के प्रोग्रामों में बड़े बड़े अच्छे गेटअप किए। और मैं तो उनको प्यार से अक्सर और बेशतर कहता हूँ, आगा ताली साहब आ गए आप। तो मेरी मुराद है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जिनका नाम है हसन मुराद। अस्सलाम हसन मुराद साहब। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जरार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और अपने इस चैनल पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। सर, इज़्ज़त तो आपने मुझे बख्शी कि आप माशाल्लाह से मौलाना परवरदिगार ने आपको इतना बिज़ी रखा है कि आपसे डेट लेना मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई थी। कभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, कभी आपका सेक्रेटरी को कर रहा हूँ, कभी मुराद बिन यूसुफ को कर रहा हूँ। आप इतने कितने फंसे हैं, इतनी मुश्किल से आपको टाइम मिल रहा है हमारे लिए, चक्कर क्या वजह क्या है? साढ़े ने एक पंजाबी च मिसाल है कि वेली रन परोनिया जोगी, तो वो ये वजह थी कि कोई कान पकड़ के उधर ले गया, कोई उधर ले गया। बस वो एक ड्यूटी सी शुरू हुई है, तो खिदमत खलक भी साथ है, तो बस उसके लिए मैं माजरत आपसे। पहले नहीं है, अल्लाह ने आपको रखा है, बिजी हैं आप, काम अल्लाह परवरदिगार को करा रहा है आपको, ये ना क्या वेले हैं। क्योंकि चाहे मुख्तलिफ चैनल हैं, अपना यूट्यूब है आपका, वो भी कर रहे हैं, फिल्में भी हैं, स्टेज तो आप नहीं कर रहे मगर फिर भी बिजी तो है, अल्लाह ने कराया हुआ है आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आपने, मैं समझता हूँ, टीवी स्टेज फिल्म में काम किया, बहुत मशहूर हुए हैं, थे मशहूर नो डाउट। मगर जब आपने जियो का आफ्ताब इकबाल साहब का किया था खबरनाक, जी जी, मैं उससे ज़्यादा आपको शोहरत नहीं मिली या शोहरत? देखिए, खबरनाक एक ऐसा प्रोग्राम है मेरी ज़िंदगी में जियो न्यूज़ लाहौर का कि वो मेरे लिए एक संगे मील है। कि उसमें मैं जब आफ्ताब इकबाल साहब कर रहे थे तब आया, और मेरी बदकिस्मती रही कि मैं थोड़ा अरसा उनके साथ वो काम कर सका। उसके बाद वो किसी अदर चैनल पे चले गए और मैं वहीं रह गया। तो फिर उसके बाद मुझे ये सादत हासिल हुई उस प्रोग्राम के हवाले से कि नईम बुखारी साहब एज ए एंकर पर्सन वहाँ तशरीफ़ लाए। फिर उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद आयशा जहाज़े, फिर आपा बाजी जुगनू माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाई, और उनके साथ फिर आशा जहाज़े साहिबा के साथ तो बड़ा एक लॉन्ग टाइम रहा। फिर ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि इरशाद भट्टी साहब जो कि हमारे तज़िया निगार हैं और बहुत फेमस हैं, फिर वो एंकर पर्सन आए और उनकी भी इसी तरह शफ़क़त से हमने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो यूँ कह लीजिए कि ये तो था उन लोगों के साथ काम करना। अली मीर जैसा भाई दोस्त वहाँ पे मिला मुझे, और जो एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, नेक दरवेश आदमी है, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो जो बात आपने की वो ये है कि इन 8 सालों में
मैंने तकरीबन कोई 150-200 करैक्टर्स, मुख्तलिफ गेटअप्स में वहाँ करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी का काम एक तरफ और ख़बरनाक एक तरफ। नो डाउट। मैं समझता हूँ जितने सब चैनल और प्रोग्राम चल रहे हैं या यूट्यूबर वाले भी बना के प्रोग्राम, मैं समझता हूँ इसके मौजूद आफ्ताब इकबाल साहब भी जिस टाइप का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, और वो मैं समझता अभी भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनके प्रोग्राम में एक नॉलेज होती है, वो कोई ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हम लोगों को किसी को पता ही नहीं है। बीच में एक पोर्शन ऐसा आता है जहाँ वो कोई तारीख़ी बातें, कोई ऐसी बात बताते हैं जो नॉलेज की जनरेशन को भी, नई जनरेशन को भी, और हमारे पुराने जो हम लोग हैं हमें भी पता चलता है कि यार ये क्या बात कहती है उन्होंने। अक्सर ही उनके प्रोग्राम में। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम करने का मौका मिला, खुशनसीबी ठहरी, लेकिन बड़ा कम वक्त मिला। लेकिन मैं उनके बारे में इस कम वक्त में भी वो साथ तो, लेकिन उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में मैंने उनको बहुत देखा, बहुत सुना। वो ये तो है कि वो अवेयरनेस वो देते हैं, ठीक है, हर तरह से पढ़े लिखे। लेकिन जो कमाल की बात है ना, देखिए कि कुछ लोग ना अल्लाह पाक की तरफ से ना किंग होते हैं, और कुछ को अल्लाह ये सलाहियत देते हैं कि वो किंग मेकर होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपका भी नाम है, वो किंग मेकर, तो स्टार किंग ही होता है ना। अब उसे स्टार कह लीजिए, सुपरस्टार कह लीजिए, या किंग कह लीजिए, तो आप लोग किंग मेकर हैं। और देखें कि आफ्ताब भाई का जब तो देखते थे, अभी भी जो उनका चल रहा प्रोग्राम यूट्यूब पर, अब जैसे अजहर भी गया हुआ है, जी, और बब्बू राना है, बब्बू राना, यानी कि मैं उनका प्रोग्राम जरूर रात को बैठ के नेट पे देखता हूँ। मन्नत नहीं, मन्नत नहीं, कुछ उनके प्रोग्राम में कोई ना कोई बाबा जी दे दरबार खराजे तहसीन पुछाना है, कोई ना कोई ऐसी, या जिसले आफ्ताब साहब बंदे ने तुसी को गल च हार पा के सरसर करने लग पैंदे। बट डेली को किसी वक्त बिजी भी तो हो सकते हैं। उनके प्रोग्राम में सुकून भी बड़ा मिलता है, और कोई बात ऐसी मिलती है जो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, खासकर चाहे वो हॉलीवुड की किसी की बात कर लें, क्या इंडिया की कर लें, या पाकिस्तान की, और कुछ तारीखी वो बातें ऐसी करते हैं जो बहुत कम लोगों ने अपने प्रोग्राम में भी की हैं। हम ये झुकते हैं और हुल्लड़बाजी तो ज़्यादा है, मगर काम की बातें बहुत कम। वो हुल्लड़बाजी में भी वही वो सारा ना। अच्छा, ये जो आपने अभी नाम लिए सारे, जी, इनमें सादा ये सारे एंकर, ये पीटीआई के लोग ज़्यादा नहीं है। ये जो अभी नाम लिया, नईम बुखारी साहब का, अपने आफ्ताब इकबाल साहब, सब पीटीआई को ज़्यादा लाइक, इमरान खान को ज़्यादा लाइक। ठीक है, ये इस तरह लाइकिंग पीटीआई के हवाले से, उसमें तो जो भी है ये अपनी अपनी राय है। देखिए, सियासत का एक ताल्लुक एक नज़रिए के साथ है, तो हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, तो उसमें इत्तेफाक, हालांकि चले खैर मैं ये बात नहीं करता, वो ठीक है। वो जो भी हमें देखिए कि हमारा ताल्लुक उनसे किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं होता, अपनी दोस्तियाँ हैं, तो हमारा तो अपने काम के हवाले से ताल्लुक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दो सवाल एक साथ बन गए कि पिछले दिनों ठाकुर साहब ने कुछ बातें की जिसकी वजह से आपको उनके फेवर में बयान देना पड़े। अभी इसी टाइप का एक और प्रोग्राम अपने पिंडी के हैं, वो यूट्यूबर, उनका प्रोग्राम चलता है सभी सुमेर, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था रूबी अनम का। तो रूबी अनम ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बुशरा जी के बारे में और कुछ लोगों के बारे में, तो वो बड़ी वायरल भी हो रही हैं, और उसमें एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। इन दोनों की जो बातें की गई हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, मैंने हाँ देखें, जो मैंने बातें ना अभी इत्तेफाक से कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि मैंने उनका ना प्रोग्राम अभी कोई देखा नहीं है, लेकिन शुनीद में है, हेडलाइन से भी अंदाज़ा हुआ, यानी कि मैं बाखबर हूँ इस बात से कि ऐसा हुआ है। मैं इसके बारे में अगर मुझे पूछते हैं तो चूँकि रूबी अनम साहबा को मैं ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हमारी बड़ी अच्छी सीनियर फनकारा है, और हम लोगों ने बड़ा इकट्ठा काम किया, और मैं उनकी तहे दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये जो ख़बर मैंने सुनी कि उनसे नहीं, लेकिन उनकी इस खबर से मैं मुतफिक नहीं हूँ, उनकी फेवर नहीं करूँगा, उनके ऐसे बयानात की फेवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह है कि भी ठीक है, जो भी अपने तय बात है, बहरहाल हम लोग आपस में एक हैं और सीनियर्स हैं। सीनियर कहता हूं, बुशरा अंसारी साहब एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी बड़ी खिदमत है, और जैसा कि मैं रूबी अनम साहबा का फ़ैन हूँ, इसी तरह मैं बुशरा अंसारी साहब का उससे पहले का फ़ैन हूँ, ठीक है, और वो पसंदीदा फनकारा है, ये दोनों ही मेरी। दोनों तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ
कि कोई भी रूबी और रमनी कोई भी ऐसी किसी बात। की तहज़ीक करे, हाँ जी। उसे ये कोई हक नहीं है। और सोशल मीडिया तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि चल खैर इस पे बात आगे करेंगे। अब बहरहाल मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, कोई भी करे, ये- किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। कॉफ़ी भी पी लें और फिर वो इफ्तिखार ठाकुर साहब वाली बात करें तो कॉफ़ी तो एक सिप तो लेना, आप सिप ही नहीं ले रहा है। नहीं मैं सिर्फ वो आप सवाल काफ़ी है ना, तो इसलिए अच्छा, कॉफ़ी अच्छा। कॉफ़ी की तरफ ध्यान ही नहीं हुआ। हाँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब का भी सेम यही कि उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने फ़नी कैरियर में पाकिस्तान का नाम हमेशा सरबुलंद किया। और उनकी वजह से मैं समझता हूँ इंडिया में जो हम सरदारों की फिल्में कर रहे हैं, इफ्तिखार हाँ, ठाकुर की वजह से साहब की वजह उनके जो क्रेडिट्स हैं वो आपके सामने No हैं, doubt. ठीक है। और दूसरी जो बात है कि मैं ज़ाती तौर पे भी उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, वो मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। और वो नहायत ही हम्बल, नहायत प्यार करने वाले और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो अब ये है कि ये बात उन्होंने कही, वो सिचुएशन ऐसी थी, हो जाता है, बंदा कह देता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जो प्रोलॉन्ग हुई बात और उसका रिएक्शन आया, और फिर अगर आप मुख्तसरन पूछते हैं, जैसा कि हमें बुज़ुर्गों ने ये कहा हुआ है कि या ये बात हमारे जहन में, और वैसे भी ये हकीकत है कि फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती। No doubt. वो हम सब एक बरादरी के तौर पे इक्वल हैं, सही बात। और हमारा नहीं बनता इस तरह। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मौका कैसा है। अब मौका जो था, सिचुएशन जो थी, उसमें तो किसी भी पाकिस्तानी से आप पूछते तो उसका जज्बा ऐसा ही था जो उन्होंने बयान किया। बहुत ज़्यादा। बहरहाल वो बात पकड़ी गई, तो उसके लिए और बड़े रास्ते होते हैं। लोगों ने समझाया भी इस बात को, उन्होंने भी क्लियर किया कि भी वो आप तक नहीं है, ये कुछ और मामला है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फिर भी एहतियात करनी चाहिए, आर्टिस्ट को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सही बात। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, इफ्तिखार ठाकुर साहब से शुरू की स्टार्ट में 2 कमर्शियल हमने कराई, उसके बाद से उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में आए, एडवर्टाइजिंग फिल्मों में। G5 मोबाइल की हमने कराई जाके लइयो और मुल्तान में उनसे। अच्छा, मोबाइल की? हाँ, वो क्रेडिट मार तो अभी कराई है, 1.5-2 महीने पहले। अच्छा। G5 मोबाइल कराई थी। लेकिन वो मोबाइल, मैं तो जिसामत के हिसाब से उनकी कह रहा था ना कि वो बारीक से है, जिम्मेदार थे, काश्तकार पर आओ अपनी फसलां नू। वो अभी 786 अभी कराया 1.5-2 महीने पहले वो। वैसे तो मगर वो G5 इतना मोबाइल स्टार्ट में बड़ा ब्रांड है वो ठाकर साहब के, उनके नामे कोई भी चीज़ लगती कुछ भी है आप कर सकते हैं, तो वो बिकेगा। हाँ, बिकेगा। एक बात है हसन भाई, आपको गाने का भी सुना बहुत शौक है। हाँ, तो आपके फैमिली में कोई मौसीकार सिंगर भी गुजरे हैं जिसकी वजह से आपको गाने का शौक हो गया? पहले तो ये है कि मुझे गाने का इतना शौक है सुनने की हद। तो सुनाएंगे नहीं आप? सुनने की हद बस तक सुन मेरी लेते हैं। पूरी बात सुन लें। ज़िंदगी में अगर मैं खुद में कोई कमी महसूस करता हूँ से तो हर लम्हा अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना, तो वो यही होता है कि मैं गा नहीं सकता। उसमें फिर मुझे ख्याल आता है कि यार मैं क्यों नहीं गा सकता। फिर मैनू आंदा है कि यार चलो थोड़ा बहुत तो गुनगुना ही बंदा लैंदा। फिर मैंने वो कभी, तो जब मैं गुनगुनाया अकेले में, तो मुझे अपनी आवाज़ अपने कानों को इतनी बुरी लगी कि मैंने शीशे में ख़ुद को शट अप कॉल दी, और मैंने शीशे पे हाथ रख के, वो हाथ उस वक्त मेरे मुंह पे था, कि मैंने कसम खाई कि आइंदा तूने कभी, इन्होंने कहा कि कभी गाना गाया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। तो इसलिए ये आप गा मैं नहीं सकता। हाँ, अल्लाह पाक ने सुनने की तमीज़ दी हुई है, तो वो सेंस तो है। अच्छा, गेटअप तो आपने बड़े प्रौढ़ी की है, बहुत मुख्तलिफ लोगों के गेटअप, मगर जो आपका फेस है, अगर आगा ताली साहब का आपको से रोल कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा? आप पे सूट करेगा आपका फेस, जिस टाइप की बॉडी है आपकी जैसी? आगा ताली साहब ने बेशुमार कैरेक्टर्स किए, वो हमारे लिए मशले राह है। हम कभी भी उनका किया हुआ काम या उनकी तरह का काम, तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम कर सकें। हाँ, मेरे पास एक क्रेडिट है, मेरे पास एक अवार्ड है। हमारी एक फ़िल्म थी अपना, या अदरीस खान साहब की फ़िल्म थी, और वो शायद रोटी नाम था उस फिल्म का, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी होते हैं, और ये वो यूसुफ खान, बहुत बड़ी कास्ट थी। यूसुफ खान साहब, इजहार गाजी साहब और सुल्तान रई साहब, और बहुत बड़े, लेकिन कोई इंडस्ट्री का बड़ा आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो उस फिल्म में मौजूद। उसमें ना मुझे एक किरदार मिला कि जो एक यहूदी का
किरदार था जो आगा साहब जैसे करते थे। हाँ, अच्छा, उसमें एक किरदार मिला कि एक यहूदी ऑफिसर का ना, जैसे आगा साहब करते। जी जी भाई भाई। तो वो मैं उसको उसका शूट कर रहा था, तो आगा ताली साहब ना, वो सेट बहुत बड़ा लगा हुआ था बारी स्टूडियो में, तो वो साइड पे ना कॉर्नर में एक दरख्त की छाँव के नीचे वो चंद कुर्सियाँ थी, वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट बैठे थे, आगा साहब वहाँ मौजूद थे, यानी कि सेट पे मौजूद नहीं थे, थोड़ा सा अवे बैठे हुए। जब मैंने वो अपने जुमले बोले वो उसी टोन में, फरंगी वाली जो होती है, जो आगा ताली साहब जो बनाया, हाँ टेम्पो, जो मैंने क्या बनाया, बनाया हम लोगों को मिला, तो बहरहाल वो डिलीवर किया। वो बाज़ टाइम ऐसा होता है ना कि वो ऐसा टैली हो जाता है, कोई वक्त ऐसा होता है, कोई मंजूरी ऐसी होती है कि वो कहीं बेहतर हो गया, जो मुझे नहीं पता। वो जब शॉर्ट कट हुआ तो आगा साहब, एक लड़का है मुस्तफ़ा फाइटर होता था, वो भागा भागा आया और उसने मुझे कहा कि आगा साहब ला रहे हैं। मैं कहा अल्लाह खैर कर रही है, स्पेशल कोई बोलने में कोई गलत, मैं बड़ा डर गया, आगे पता नहीं क्या हो गया। हाँ ज़ाहिर है, बुला रहे। तो मैं गया तो बड़ा बादब हो के, जैसे हमेशा उनके सामने मैं यूँ खड़ा हो गया, तो मैं कहा जी आगा जानी, तो आगा जानी ने वो आपको तो मोटे शीशों वाली ऐनक लगाया, यूँ मेरी तरफ देखा और उठ के खड़े होके ना मुझे सीने से लगाया, तो मुझे थोड़ा सा तहम्मुल, कह रहे यार तुझे पता है कि ये किरदार मैंने बहुत मर्तबा की है, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम बोल रहे हो, तो आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। ठीक है, तो मैंने फिर इनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि हसन मुराद ये बोल रहा है। तो कह रहे बेटा, फिर मैंने आपको मैसेज दिया, और वो यूँ खड़े हुए थे मेरे सामने, तो बाकी भी सब खड़े हो गए थे, तो उन्होंने जेब में से पर्स निकाला, वो सारे शूट पे आर्टिस्ट जेब में पैसे नहीं, वो एक्शन था माहौल उस वक्त, तो वो उन्होंने जो उसमें ना 100 रुपया पड़ा हुआ था। कह रहे यार इस वक्त पर्स में 10,000 रुपया भी होता ना, तो ये तुम्हारी नज़र थी, लेकिन इस वक्त ये 100 रुपया पड़ा हुआ, तो बेटा ये मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना मज़ा आया, तो वो उन्होंने मुझे, फिर मैंने कहा आगा जानी अगर इस पे 2 हरूफ लिख दें, तो वो फिर आगा साहब ने उस पर, वो आज भी मेरे पास महफूज है। तो आगा साहब की आपने बात की, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अवार्ड उनका मेरे पास, मैं ये समझता हूँ ये 100 का नोट नहीं, इसको आप समझें कि आगा साहब ने, आगा ताली साहब ने आपको ऑस्कर अवार्ड दिया है। सर बेशक, मैं समझता हूँ कोई शक नहीं, ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, इसमें कोई शक। मैं समझता हूँ आगा ताली साहब, अलाउद्दीन साहब और अजमल खान साहब, ये 3 एक्टर पाकिस्तान, इंडिया कहीं भी पैदा नहीं हो सकते ना। अभी तक देखे मैंने। ओम प्रकाश साहब हमारे जी हाँ, बहुत आर्टिस्ट, तो उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अजमल खान साहब की बात होगी, कह दो कि अजमल खान साहब ने कह दो आपने, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास बड़ा बड़ा फनकार इस वक्त पार्टीशन के बाद डिवाइडेशन हुई कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अजमल खान नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा, अब ये बातें जो है ना, ये एप्रिसिएशन की है, यही वजह होती है काम को फ़रोग देने के लिए, काम को बड़ा करने के लिए, वो हम में मौजूद थी। अब आगा ताली साहब की बात बताइए कि वो एक सीनियर मोस्ट एकेडमी, मुझ जैसे नाचीज़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं, एकेडमी है, तो ये मोहब्बत थी, आप जानते हैं आपके सामने। लेकिन अब जब हम सुनते हैं ना कि फ़लाँ ने फ़लाँ की पगड़ी उछाल दी, फ़लाँ ने फ़लाँ की पगड़ी, तो सीना फटता है, और यही हमारी नाकामी की बेसिक वजह है, ये जो एक दूसरे के साथ हसद है। साहब ये 80 के बाद सफाइयाँ शुरू हुई है। जी 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 जी, एक दूसरे की इज्जत थी, लोग कुर्सियाँ छोड़ देते, खड़े हो जाते थे ताम रस में। आज के लोग जूनियर में पढ़ोगा एहतराम ही नहीं कर रहे हैं। एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूँ मैं छोटी सी, जल्दी से, कि स्टेज मुझे 10-11 साल हो गए, मैं छोड़ा हुआ, मैं तड़पता हूँ स्टेज करने के लिए। देखा 25-30 साल कंटिन्यू किया, कोई रात ऐसी नहीं थी जो स्टेज पे हमारी नहीं गुजरती थी, तो वैसे ही हमारी जिबिल्लत में अंदर शामिल हो गया हुआ था स्टेज, और ऐसा नशा था कि उसको छोड़ना नामुमकिन था। लेकिन वो इस वजह से कि इतनी लेग पुलिंग है, अब मैं कभी कभार स्टेज पे जाता हूँ या कहीं, तो वो वक्त ही नहीं रह गया हुआ। पहले एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, अब तो खड़े हुए को बैठने के लिए नहीं कहता, मैं नहीं कि मेरी तो इज्जत करते हैं, लेकिन आपस में इस कदर मुहाजराइयाँ हैं और इस कदर हसद है, जो इस, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हसद इस काम की मौत है। और आज हम जो हालत देख रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की,
और स्टेज की और दीगर जो मामला आते हैं, ये सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से और हसद की वजह से सही ये कहा। बर्बादी छाई। सही है। अच्छा, आपने एक लॉन्ग प्ले पीटीवी के लिए बनाया था जिसका नाम था आखिरी अपील। जी जी तो आपका ड्रामा नेशनल अवार्ड में भी नामजद हुआ था, जी जी। मगर फिर पता नहीं क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से ये आपको अवार्ड नहीं मिला। इसकी क्या वजह हुई? हाँ, वो आखिरी अपील एक ऐसा ड्रामा था, उन दिनों टेलीफिल्म तो नहीं, उसे लॉन्ग प्ले ही कहते थे। हाँ, उसमें लॉन्ग प्ले कहते थे, अब टेलीफिल्म कहते हैं। वो एक रियल स्टोरी पे वो था, 1962 का वाकया था। और सदर अयूब साहब उस वक्त थे, सदर थे पाकिस्तान के। और उन्होंने वो एक फ़ैसला दिया था और उसी फैसले पे मबनी वो एक ड्रामा था और बड़ा सेंटिमेंटल के। बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत तारीफ। बहरहाल वो कहानी कुछ ऐसी, असगर नदीम सैयद साहब ने उसको लिखा था, तो हम लोगों ने प्रोड्यूस भी किया और मैंने डायरेक्ट भी किया। डायरेक्शन का काम में उससे पहले कुछ 2-3 साल से हम स्माइल टाइम कर रहे थे, इस्माइल तारा साहब का, अल्लाह जंतों में घर दे, तो वो हम लिखते भी थे, वो उसे एक्सपोज भी करते थे। तो उसमें टाइटल इस्माइल तारा साहब का रिटर्न डायरेक्शन में होता था और वही होते थे, लेकिन हम उनके साथ काम करते थे। और वो बड़ा एक अच्छा मौका था, हमारे पास फ्री हैंड था। और उसके बाद इंडिपेंडेंटली जो मैंने एज ए डायरेक्टर पहला जो था स्क्रीन पे मेरा टाइटल चला, वो आखिरी अपील था। उसमें नेशनल अवार्ड नहीं, उसमें पीटीवी अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था वो जो कैटेगरीज में। तो वो अपना 3 लोगों में मेरा नाम आया था, इस्लामाबाद से मुझे लेटर भी आया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इन 3 लोगों में पहला मेरा एज ए बाई नेम ड्रामा और उसमें अवार्ड अनाउंस हो जाना, नामजद हो जाना, मेरे लिए बड़ी बात थी। नहीं मिला तो वो जाहिर है कि मैं उस काबिल नहीं हूँगा नॉमिनेशन में। वो ठीक है, जो जिसका हक था वो मैं नहीं समझता, वो मुझे उसका पता भी नहीं। एक दो को टांग खींचने की पाकिस्तानी को आदत है ना हमारी, वो बस अल्लाह बेहतर। ये जियो के लिए ड्रामा आपने सीरियल बनाया था जिनसे नैन मिले। जी जी। उसका क्या हुआ, क्यों नहीं बोला था? हाँ, ये एक दुखती हुई रग है। ये एक हम लोगों ने बड़े चाव के साथ, मुन्नू भाई इसके राइटर थे, और जिनसे नैन मिले इसका नाम था, सीरियल था। ये बड़ा खूबसूरत बेबी था हमारा, हमें तो खूबसूरत और वाकई खूबसूरत था, लोग भी कहते थे बड़ा प्यारा बच्चा। तो वो जियो के लिए हम लोग बना रहे थे, लेकिन जब बनाया तो फिर वही मुझे नहीं समझ आई कि क्या वो था, उतनी सेंस भी नहीं थी उन दिनों में बिज़नेस की, तो लेकिन वो बीच में ही रह गया। अच्छा अच्छा। वो उसमें उस वक्त की बहुत बड़ी मोमर राना फर्स्ट टाइम उसमें टेलीविज़न स्क्रीन पे था और सारे बहुत बड़ी कास्ट के साथ था, लेकिन वो पैसे भी ज़ाया हुए और हमारा कहीं चल भी ना सका। और वो था उसमें जिन से नैन मिले का मतलब है कि जिन जो नहीं होता वाला, वो जिन था, यानी कि जो हमारी हीरोइन थी जो थी जिनसे इश्क करने लगी, वो जिन की बेटी है, यानी कि जिनजादी है, और जो इंसानी शक्ल में, और लड़का आदमजात है, तो वो उनकी एक लव स्टोरी पे मबनी था और बड़ा खूबसूरत था। ये जो रिचल है हमारी, आपकी स्टूडेंट भी है, वो पहली मर्तबा उस ड्रामे में, अच्छा रिचल ही नहीं वो किरदार किया था, और लेकिन चूँकि वो ड्रामा सीरियल चल नहीं सका, तो इसलिए रिचल की ज़बानी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में सुना कि मेरा पहला जो था प्रोजेक्ट वो तेरे पहलू में या मेरे पहलू में था। लेकिन रिचल ज़रा आगे इंटरव्यूज़ में दुरुस्ती कर लेना, तेरा पहला प्रोजेक्ट जिनसे नैन मिले ये था। चले पहली कमर्शियल भी हमने इससे कराई थी, चाय की मिनट। अच्छा, एक फिल्म की मैंने सुना था कि आपने डायरेक्शन देनी थी, फिर पता चले कि वो आपके जो हीरो थे प्रोड्यूसर साहब ने सैमा जी को, मैं ख्याल है वो फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाने गए। तो जब वो स्क्रिप्ट सुना रहे थे तो मैं ख्याल है वो, मैं ख्याल नूर साहब को स्क्रिप्ट या बहुत अच्छा लगा या सैमा जी को मैं ख्याल अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा निशा हैं मलिक साहब ये फिल्म शाह साहब से बनाओ। ये इस तरह से ये फिल्म शिफ्ट हुई थी एक और गाजी नूर साहब की तरफ, सुना था। अच्छा, आप एक और गाजी की बात, डायरेक्टर तो आप थे। हाँ, अब मलिक साहब आपसे बनवा रहे थे ना पहले। उसके चर्चे बहुत रहे हैं। और आपका ठीक है, आज मैं बैठा हूँ और फर्स्ट टाइम मैं, हालांकि उस वक्त ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया
जब कुछ आप लोगों की बातें, सोशल लड़ाई मीडिया झगड़ा पे चलता था। चल रही थी और नूर तो साहब गिले के बड़े हैं ना बारे मलिक में साहब गिले को, शिकवे नूर थे, साहब ठीक से, है शर्मा जी से सब। वो ठीक है, अपनी अपनी जगह आदमी गिले अपनी होते राइट से हैं। कहता है। लेकिन मैं चूँकि वो सारा कुछ, जैसे कि आपने कहा कि उस फिल्म का मैं डायरेक्टर था और मेरे सामने ये सारा मंजर आज भी महफूज है, लेकिन वो महफूज ही है। मुख्तसरन ये था कि वो फिल्म एज ए डायरेक्टर मलक हीरा साहब उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ा अच्छा, चूँकि इंडस्ट्री के साथ बहुत आपको पता है कि इसका मेरा सबसे बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा था, नाम ताल्लुक भी है। बड़ा अच्छा था। और वो दोस्त भाई बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने वो फिल्म शुरू की। उसके बाद फिर वो जब वही के कंप्लीट हो गया, म्यूज़िक भी रिकॉर्ड हो गया, कहानी भी नासिर अदीब साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से वो सारा सिलसिला मुकम्मल हुआ और अब हम सेट पे आने वाले थे। तो उसकी डेट्स लेने के लिए वो ज़्यादा प्रोड्यूसर ही जाते हैं आर्टिस्टों के पास, तो उनसे वो बात हुई है। तो उसके बाद ये है कि मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, हालांकि हाँ। मुझे एक एक लम्हे का पता है। उसके बाद फिर मुझे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये इस तरह सैयद नूर साहब को मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जगह उनको डायरेक्टर ले लूँ और इससे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं इस बात को आज भी एडमिट करता हूँ कि सैयद नूर साहब, मैं ज़ाती मेरी राय जो है कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्रिएटिव हैं, ठीक है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनके काम से, और बहुत खूबसूरत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और जिन्होंने करके साबित किया हुआ है। तो हम भी उन्हीं लोगों के फॉलोअर हैं, हमारे उस्ताज़ा में उनका शुमार है। तो जब मैंने वो जुमला अपने प्रोड्यूसर के मुंह से सुना कि भाई अगर ये फ़िल्म सैयद नूर बनाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि सैयद नूर साहब के बनाने से आपकी लाइफ बनती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की। तो बिस्मिल्लाह करके आप शुरू कीजिए, क्योंकि जैरी भाई मेरा आज भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अल्लाह पाक देते हैं, क्रिएट हो जाती हैं। क्रिएटिव तो वही है ना, लेकिन जब वो अपनी रहमत करता है तो बहुत सारे ऐसे काम है मैं नहीं कर सकता तो मैं दे देता हूँ, बांट देता हूँ। तो ये तो सदका जारी है, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए, सीने में लेके नहीं जाना चाहिए, ये काला हो जाता है। जो अल्लाह ने भेजा है, चूँकि फ़नकार को, क्रिएटिव को जो भी उतरता है वो लोगों की अमानत होती है, तो मैं तो एक सेकंड नहीं रखता। वेरी गुड। जो आता है मैं दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारी इंडियन फिल्मों की शक्ल पे स्क्रीन पे चले हैं, तो उसमें बहुत सारे दिनों में 2-4 आइडियाज़ वो जिन राइटरों ने लिखी है, नहीं मैंने, वो मुझसे डिस्कस हुई और मेरे पास था, मैंने दे दिया। हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने वो कहा। तो मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि काम होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव करनी चाहिए। वो आपके हाथों हो जाए, वो मेरे हाथों हो जाए, वो उनके हाथों, तो मेरा ईमान ये है। बहुत तो मैंने वो बड़ा खुश सलूबी के साथ, कोई क्लेम नहीं था, कुछ नहीं था। गुड। तो मैंने उनको बेस्ट विशेस भी दी। और यकीन कीजिए कि जो मज़ेदारी की बात है ना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उस फिल्म का जो मुआवजा मेरे साथ तय हुआ था ना, वो मुआवजा था, मलिक साहब ने मुझे कहा था, या मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि ये फ़िल्म एक इस बड़े मकसद के लिए, एक और गाजी इसका नाम है, और ये गुस्ताख रसूल के पे सब्जेक्ट है, और इसका मुआवजा तो मेरे नज़दीक मेरा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने वो इसरार के बाद मैंने कहा कि यार आप मुझे ना उम्रा करवा देना। वाह वाह वाह, अगर कामयाब हो जाता, अगर ये हम लोग फिल्म बनाते हैं, अल्लाह पाक कामयाब करता है, तो आप मुझे उम्रा करवा देना। तो खैर ये मेरी उनके साथ एग्रीमेंट था। उसके बाद फ़िल्म चली गई और वो बनना शुरू हो गई। कुछ ही महीनों के बाद हज का मौसम आ गया, तो ये इफ्तिखार ठाकर साहब जिनकी हम बात कर रहे थे, ये मुझे पता ही नहीं कब मेरे घर से पासपोर्ट ले जा चुके हुए थे, और मुझे उस दिन पता चला जब ये सारे वीज़े लग गए तो मैं हज पे जा रहा हूँ। मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आप, तो मैं हैरान था, मैंने कहा यार मैंने तो ना पासपोर्ट दिया ये वो, तो वो कह रहे पासपोर्ट आपका हमारे दराज में पड़ा हुआ भाई। वो ट्रैवल एजेंसी वाले ने मुझे फ़ोन किया,
तो मैंने कहा, फिर पता चलने के बाद, किस्सा मुख्तसर जी एक लंबी कहानी, पता चला कि ठाकर साहब को 2-3 महीने पहले घर से पासपोर्ट ले गए थे। वाह। तो आपको पता नहीं? मुझे नहीं पता था, वो भाभी को याद नहीं रहा, वो आप भाभी को याद नहीं रहा, तो वो सारा, तो मैं अभी ये फिल्म शूट हो रही भाभी थी। को नहीं, आपके मेरी बेगम को याद नहीं है, हमारी भाभी, आप तो भाभी ना कि भाभी को याद नहीं नहीं, वो मैं आपकी भाभी कह रहा हूँ, कार में लड़ाई हाँ, हुआ ये तो वो जब जरार भाई, इनकी अभी शूटिंग चल रही थी और मेरा मुआवजा था उम्रा। वाह। तो अल्लाह पाक ने मुझे मैं हज पे चला हाँ, इस जरिए से बन गया गया। और अल्लाह पाक ने बिल्कुल। मेरा मुआवजा मुझे कितने दिया। गुना, और हज अकबर था उन दिनों, और मैं तो इतना, और वहाँ पे जो जिसलिए ये जिक्र शुरू हुआ, वहाँ पे भी मेरा खुदा जानता है कि मैं इस फिल्म के लिए झोली उठा दुआएं दे रहा था कि या अल्लाह इसे कामयाब कर। चलना ना चलना, ये तो नसीबों का खेल है। हाँ। आपने तो अच्छा चाहा, उन्होंने भी अच्छा चाहा, ये बस जरूरी नहीं कि हर फिल्म चल जाए। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, शुक्र है, मेरे मुंह के सामने तुसी कप रखे है, मैं आप बड़ी ज़्यादा हैवी काम है नहीं, ना। वो अच्छा किया। अच्छा, ये आप कॉफ़ी पिए। बस लास्ट सवाल है कि हमारे एक चैनल है उसके ऊपर, और मुख्तलिफ लोग आजकल हमारे, एक दो तो हैं मगर सबसे ज़्यादा नासिर अजीज़ साहब हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के बारे में, एक्ट्रेसों के बारे में, किसी को वतवायब बना देते हैं, किसी को कॉलगर्ल बना देते हैं। अच्छा, जिनकी फैमिली के बारे में कहा जाता है, फिर अगर कोई तकरीबा फंक्शन तो वो सब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मकसद है हमारे यहाँ इतनी मुनाफिकत, क्योंकि हम पीछे एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हैं, एक दूसरे की तजलील भी कर रहे हैं, मगर फिर भी हम ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गालिबन आपका इशारा नासिर अदीब साहब। जी हाँ, वही आजकल ये बातें ज़्यादा करते हैं। नासिर अदीब साहब से ये जो मैं उनके व्लॉग से सारे सुनता हूँ, मैं सख्त नाराज़ हूँ उनसे, ठीक है, ज़ाती तौर पर। वैसे इंडस्ट्री भी नाराज़ है, मगर जाके गले लग जाते हैं फिर। अच्छा, नहीं, मेरी नाराज़गी जो है ना उनके साथ, वो नहीं, यही वजह है। नासिर अदीब साहब मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, मैं ऐसे, उनका मेरा रिलेशन है जैसे बाप बेटे का रिलेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। और वो आज का नहीं, यानी कि ये 30 से 35 साल या 40-35 साल का तो ये एक रिश्ता उनके साथ चल रहा है, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपने बाप की तरह उनकी इज्जत करूँगा। लेकिन इस बात से मैं जब भी मुलाकात होगी, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी मैं बैठूंगा इसी तरह माइक रख के, मेरा प्रोग्राम है, तो वो बातें मैं उनसे डायरेक्ट करूँगा। गुड, ठीक है। और वो इंशाअल्लाह, बाकी ये है कि अच्छा, एक बात तो ये मैंने नाराज़गी की बता दी, वो उनका मेरा पर्सनल है, इस नाराज़गी का इजहार मैं आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ। और बाकी किस बात से नाराज़ हूँ, वो बात तो यही है, लेकिन किस नज़रिए से, किस हवाले से, वो मैं उस वक्त उनसे डायरेक्टली उनके सामने बात करके बात करूँगा। अच्छा, दूसरी एक बात है, मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत भी करता हूँ कि सोशल मीडिया या कोई भी काम है ना, देखे, या आम लाइफ में हमें ना कुछ आदत नहीं है, हमारा सिस्टम वो इजाज़त नहीं देता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डेवलप है। यहाँ पे इज़्ज़त, गैरत, रिश्ते, ये सब कुछ हम लोगों का। मेरा मिसाल मैं देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो अमेरिकन है, अमेरिका में रहता है। तो वो मुझे ना अक्सर यहाँ आता है, तो वो मुझसे एक दिन बात कर रहा, कहता यार इतने झूठ बहुत बोल देने थे, इंज बड़ा कर देने, तुझी सीधी गल करिया करो, तुझी इंज करिया करो, हमारे देखो कि वहाँ पे ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार सही है, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं सच बोलने, हम सब सच बोलते हैं, लेकिन हम सब सच सुनना नहीं चाहते। बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन सच सुनना नहीं चाहते। वो बर्दाश्त आपका इसलिए वो हो जाता है कि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप कहते हैं कि भाई आपने ना मुझे फ़ोन किया, ना कोई अपॉइंटमेंट ली, आप एकदम से आन धमकें, लिहाजा इस वक्त नहीं, कल आइएगा। वो बात सच्ची होती है। वो बंदा कहता है कि ठीक है, वाकई मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली, वो सच सुनता है और एक्सक्यूज़ करके चला जाता है, अगले दिन उनकी मुलाकात हो जाती है। ऐसे ही सिस्टम है। जी जी। अब यहाँ पे कोई बंदा मुझे घर पे मिलने, फॉर एग्जाम्पल मेरा बहनोई आ जाए, तो अब मैं बिजी हूँ या मैं नहीं, तो मैं अब उससे ये कह सकता हूँ कि यार को टाइम है तेरे आंदा, या तो मैंने दस के नहीं आया, वो सीधा ही जाता, मेरी भैन नूं पहले तलाक देगा, फिर फुफी मेरी मेरे नाल लड़ेगी, फिर चाची लड़ेगी, है वे तुहानूं जवाइयां भाइयां दा ख्याल नहीं गा, तुहाडे घर ऐसी करके कोई वड़दा नहीं, अगर कोई आ ही गया तो तुसीं उहनूं इंज कह दिता तो जाओ खसमां नूं खाओ, चुको अपनियां कोठियां चुको। ये बात है।
अब जब ये तो हमारे सिस्टम में है, या बात समझ लें। हाँ। अब ये है कि कोई भी बंदा माइक पे बैठ के एक बात करता है तो हमें उसे उसका नज़रिया और उसकी राय तक लेना चाहिए। अब नासिर अदीब साहब बात करते हैं माइक पे और अपनी राय देते हैं। जब वो लोगों से मिलते हैं तो उस वक्त उनकी ज़ात होती है, तो जफियाँ पड़ रही होती हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे तो नासिर अदीब साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो बुरे नहीं हैं। उनका नज़रिए पे इख्तलाफ है, उनकी राय पे इख्तलाफ है, तो ठीक है, उनकी एक राय है, आप उनकी राय पे अपनी राय दें, उनको वो स्नप करें। हाँ, इंशाल्लाह। तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात करता उसको जवाब दें, उसको कायल करें। तो ये भी एक बात है कि हमारे यहाँ कोई बात करता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई ठीक है, उसने एक राय का इजहार किया, लेकिन राय देने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें मना है कि ऐसे सच से वो माइनर सा झूठ बेहतर है जो सच फितना फैला दे। वाह, ये तो है ना। तो ये अखलाकी तकाजे है कि आप इस तरह आप सच बोलें लेकिन किसी की पगड़ी ना उछाल लें। जी। कोई इस तरीके से अगर किसी की पगड़ी उछल रही है तो उस सच पे कंट्रोल कर ले, वो वक्त पे छोड़ दे, खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ये अखलाकी तकाजे पूरे करने चाहिए, ये नासिर अदीब साहब को भी करने चाहिए, आपको भी करने चाहिए, मुझे भी करने चाहिए। क्यों कि सच बोलने के लिए, हाय हाय वो एक बात याद आ गई, सच बोलने के लिए सच्चा होना ज़रूरी है। जी, सच्चा अच्छा होना चाहिए। सच्चा, जी, सच बोलने के लिए सच्चा होना ज़रूरी है। अगर सच झूठे के मुंह में आ जाए तो समझो सच खतरे में है। वाह वाह वाह। अब बात समझ रहे हैं? Good. सच बोलें, लेकिन सच के लिए सच कौन बोले? जो सच्चा है। सच्चा तो सच्चा। फिर अगर झूठे के मुंह में सच आ गया तो समझ ले सच खतरे में है, क्योंकि कोई मुफाद के तहत बोल रहा है कि भी उसमें से उस सच के से कोई बेनिफिट उठाना चाह रहा है, कोई उससे फ़ायदा लेना चाह रहा है, वो मतलब के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए हमें ये भी परख रखनी चाहिए देखने और सुनने में और कहने में कि भी सच ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच जो फितना, फसाद या किसी की दिल आज़ारी या किसी की वो इखलाकी तौर पे मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी बात मंजर आम पे। ये तो अकेले बात नहीं करनी चाहिए कि आपका दिल ना दुखे, तो फिर आप मैदान में आके सबके सामने तो फिर आप किसी की पकड़ी उछाल लेंगे, अगला भी उछाल लेगा। बस बिल्कुल आखिरी है। मैं तो जी जी, अल्लाह ना करे आखिरी हो गए। प्रोग्राम वो शक्लां तो साढ़े लगता है कि साढ़े आखिरी सवाल का क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, तो एक मैसेज चाहिए था सिर्फ आपसे, ये मैसेज कि कुदरत आपको कोई ऐसा मौका दे और इस मुल्क के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए एक हफ्ते के लिए, तो इस मुल्क का जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसको आप कैसे सही करेंगे? मैं सिर्फ एक जुमले में ये मुल्क क्या, पूरी दुनिया और हर मसाइल हल हो सकते हैं। गुड। बीइंग मुस्लिम, बीइंग इंसान, बीइंग आदमी, जो कुछ भी आप समझ लीजिए। रब जो है ना, अल्लाह मियाँ, वो मकसद होता है कि वो बसीर भी है और समी भी है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सिर्फ इस बात पे अगर हमें यकीन आ जाए कि अल्लाह पाक हर वक्त मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इतनी सी अगर बात समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है ना इंसान की तरक्की ना पर हर चीज़ ही बेहतर हो जाती है। क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि असल मोमन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, असल मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तो ये है कि जब हर इंसान ये फील कर लेगा ना कि अल्लाह मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है ना, तो फिर गुज़ार है कि वो जो देख रहा है। और यकीन कर लीजिए ये हमारी ऑडियो वीडियो जिस तरह ये बन रही ना, इसी तरह हमारी ऑडियो वीडियो बन रही है, वो महफूज है और अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। अब आप ये देख लीजिए कि वो मालिक खालिक हमें हर वक्त देख रहा है और सुन रहा है, उसकी मौजूदगी में हमें क्या अमल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा हसन मुराद साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की और कैसे कैसे पैगाम दिए हैं।
तो इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि ये- हसन मुराद साहब की बातें आपको कैसी लगी। हाँ, मैं आपसे ये पर्सनली मैनू चूँकि ना अल्लाह पाक मौका नहीं दिंदे कि मैं रिक्वेस्टां करा, चूँकि वो कहते ने एक घर रिक्वेस्ट कर लो तो बाकी रिक्वेस्टां तो बंदा बच जाता है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जेरी भाई, जरार रिजवी साहब हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट, और यानी कि फैमिली इनकी बहुत बड़ी है और इनके बड़े एहसानात हैं फिल्म इंडस्ट्री पे इनके बड़ों और ख़ुद इनके, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बाद इनको देखा करें, इनकी बातें बहुत अच्छी होती है, सुना करें और ये इनका राइट है। तो प्लीज़ इनको अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा